हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। मतलब कोई व्यक्ति है वो अहमदाबाद से कहाँ जा रहा है, तिरुवनंतपुरम जाने के लिए जो है 6 सितंबर 2022 को जो है ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन जो है अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को जो है 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। तो 6 तारीख को जो 6 सितंबर को जो है वह अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे वह तिरुवनंतपुरम पहुंच जाता है। और दोनों शहर के बीच का जो है डिस्टेंस जो है किलोमीटर में कितना है, डिस्टेंस आपका हो गया 2277 किलोमीटर है। तो उसमें जो आपका ट्रेन का औसत मतलब कि एवरेज स्पीड मांग रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना है कि समय निकाल लेना है, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम जो है टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 सितंबर को जो है 8 सितंबर का 3 बजे में से हम लोग 8 सितंबर का 3 बजे में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे 6 सितंबर 11:30 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, मेरा जो है समय जो है निकल के आ जाएगा कितना, तो टोटल टाइम जो ना आपका 39.5 घंटा निकल के आ जाएगा। तो इतना घंटा निकल गया टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आपका निकल गया। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितना है आपका 2277, इसमें भागा दे दीजिएगा आप लोग कितना 39.5 घंटा से। तो 39.5 घंटा से भागा दीजिएगा तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 57.9। तो यहाँ पे चाल पूछ रहा तो चाल हो जाएगा आपका कितना 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है डैश बिंदुओं पर। तो इसमें आपको बताना है कि जो ब्रेल लिपि होता है वो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उसके लिए जो है शिक्षा मतलब कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उससे जो है दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं, ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। तो उसी में बताना है कि वह ब्रेल लिपि जो है कितने डॉट पर आधारित होता है। तो वह ब्रेल लिपि में जो है टोटल जो है 6 डॉट होते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। और मतलब कि लगातार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं, तो 6 होते हैं। इसमें जो है टोटल जो है आपका जो 63 वर्णों की एक संकेत लिपि शामिल होता है। यदि आप लोग से कभी पूछा जाए कि इसमें कितने वर्णों की संकेत लिपि होती है, तो 63 वर्णों की संकेत लिपि होती है। और इसका आविष्कार किसने किया, तो आप लोग जानते ही होंगे कि लुई ब्रेल जो है इसका आविष्कार किया था। और वह जो है महज जो है 3 वर्ष की आयु में ही क्या हो गया था, नेत्रहीन हो गया था, अंधा हो गया था ब्रेल मतलब कि लुई ब्रेल। तो जिसके कारण 3 साल की उम्र में वो अंधा हो गया था। तो बाद में वही जो है लुई ब्रेल ही ने 1824 ईस्वी में ब्रेल लिपि का क्या करता है, आविष्कार कर देता है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने। और इसमें जो है 63 वर्णों की एक संकेत लिपि शामिल होती है। और इसमें कितने डॉट्स होते हैं, तो 6 डॉट्स होते हैं। इसे भी आप लोग जैसे ए रहता है तो ए में इस तरह से यहाँ पे पहले मोटा वाला ऐसे डॉट रहता है, फिर यहाँ पे रहता है इस तरह से, ऐसे जो है टोटल 3 इधर 3 इधर। तो ए है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब कि डीप करके रहता है। तो इस तरह से 6 डॉट रहते हैं, तो ऐसे रहते हैं। और जो है 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है लुई ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, बावड़ी का अर्थ है। आपको बताना है कि बावड़ी का अर्थ क्या है। तो कुआं है कि सीढ़ीदार कुआं है, तालाब है, झरना है। तो इनमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो है सीढ़ीदार कुआं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आदमी जो क्या करते हैं कि सीढ़ी के समूहों में जो है नीचे जाकर वह पानी तक पहुंचता है। और ये बावड़ी का जो अर्थ होता है मतलब कि कुआं, इसमें जो है मेन उद्देश्य क्या होता है, जल का जो है भंडारण करना, उसका जो है संचयन करना। और मेन तौर पे जो है इस जल का भंडारण करने का उद्देश्य होता है क्या, कि उस जल के द्वारा पीने के लिए उपयोग किया जाता है और नहाने के लिए पानी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बावड़ी समझ गए आप लोग, बावड़ी क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है या तालाब भी आप लोग बोल सकते हैं।
उसके बाद है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वाष्पन की क्रिया क्या होती है? वाष्पन वह क्रिया है जिसमें जो है द्रव क्या होता है, गैस में बदल जाता है, उसे ही वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया कब धीमी होती है, आपको बताना है कब धीमी होती है। जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, उसका जल का जो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है और वायु में जो नमी जो है जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, तो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है और वायु में नमी यानी कि जलवाष्प की मात्रा का क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भाग के साथ दिखा रही है, लहसुन के लिए वह दिखाती है। तो एक अध्यापिका है, वह बच्चों को जो विभिन्न सब्जियों के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कि किसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो इस तरह से जो लहसुन के बारे में वह दिखा रही है कि उसका जो खाने योग्य भाग है, जैसे आप लोग लहसुन इस प्रकार से होता है, तो आप लोगों को बताना है कि लहसुन का जो कौन सा भाग जो है खाया जाता है। तो इसमें से बल्ब है, जड़ है, बीज है, राइजोम है। बल्ब का हो जाता है आपका कंद होता है हिंदी। तो लहसुन का जो है कंद के रूप में हम लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या कंद इसका यानी कि बल्ब, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्र विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया है? तो इसमें से बताना है कि ऑप्शन 1 में है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, लिंग समानता लक्ष्य, धारणीय विकास लक्ष्य, सामाजिक विकास लक्ष्य। तो इसमें जो है वो सहस्त्र विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों के द्वारा विस्थापित किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? तो इसमें जो है धारणीय विकास लक्ष्य हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। तो इसमें क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों को जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 2030 तक जो है गरीबी को समाप्त करने का जो है इसमें ग्रहण और रक्षा करने का सार्वभौमिक आह्वान किया गया है। इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें जो है किसी भी व्यक्तियों को पीछे नहीं छोड़ना है। जैसे कि SDG के बारे में आप लोग सुने होंगे, SDG। तो SDG क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब कि डेवलपमेंट गोल होता है, जिसमें कि 17 गोल है, 17 प्रकार के गोल है। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का धारणीय विकास लक्ष्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त हुआ है? तो आप लोग बताएंगे इस ऑप्शन को पढ़ के कि तेल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है पेट्रोल और कच्चा तेल, फिर है डीजल और पेट्रोल, फिर कच्चा तेल है और डीजल है, फिर पेट्रोल भी है, डीजल भी और कच्चा तेल है। तो तेल का अर्थ हो गया आपका पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये सारे अब जो आपका जो है तेल के अंतर्गत आ जाता है। वैसे ये जो है प्राकृतिक के रूप में जो है लगभग मतलब कि तेल के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। इस तरह से जो होते हैं 2 प्रकार के इसमें आते हैं, जैसे कि अक्षय आ जाता है एक, और एक आ जाता है आपका अपक्षय। तो इसमें क्या होता है, अक्षय के अंतर्गत हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया। और अपक्षय का अंतर्गत आ गया कि जो मानव के उपयोग के द्वारा लगातार जो मानव उपयोग कर रहा है वह एक समय में समाप्त हो जाएगा। जैसे पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। तो ये पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल कैसे बनते हैं? तो इसमें जो है मतलब कि पृथ्वी के अंतर्गत जो है वायु दाब अधिक हो जाने के, तापमान मतलब कि अधिक हो जाने के कारण, उसमें जो अधिक ताप और दाब के कारण जो है बहुत मतलब कि बहुत दिन पहले यदि मतलब बहुत दिन पहले पेड़ पौधे के अंदर नीचे जो है धंस जाने के कारण मतलब कि पृथ्वी में इस तरह का विस्फोट हुआ या नहीं तो भूकंप आया, वह नीचे दब गया और वहाँ पे अत्यधिक ताप और दाब के कारण वह पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल में क्या होता है, प्रवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से तेल के रूप में आपका पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो इनमें से बताना है कि कौन सा 2 ऑप्शन है, मतलब कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो युगल रूप में सम्मिलित है। तो इसमें से डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हैं, जो कि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ आपका दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजन प्रबंधन के संदर्भ में सही है। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो कौन सा जो जल विभाजन प्रबंध के मतलब कि प्रबंधन के संदर्भ में जो है बिल्कुल ही सही है। तो इसमें जो है आपका ए, सी और डी, तो इसमें कितने हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है, जैसे ए में क्या है, भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण। उसके बाद सी में आपका योजना बनाने के लिए निधि या कोष आवंटन का निर्धारण, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजन पॉलिसी का गठन। तो ये तीनों आपका जो है बिल्कुल जल विभाजन संदर्भ में उपयुक्त मतलब कि उपयुक्त है। कौन कौन, ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो सिंपल है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं तो टिक कर सकते हैं। तो क्या पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है। तो बरगद का वृक्ष हो जाएगा। तो बरगद का वृक्ष जो है हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसे ही जो है कौन सा वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, अंजीर। इसे भी जो है अंजीर का ही पेड़ कहा जाता है। तो अंजीर का पेड़, और इसे यदि आप लोग साइंटिस्ट नाम, वैज्ञानिक नाम की यदि बात करें तो फाइकस बेंथालेसिस इसका हो जाता है बरगद का नाम। तो अंजीर का पेड़, बरगद का पेड़ या फाइकस बेंथालेसिस सारे जो है इन्हीं का ही नाम है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है चौंगपा है। आपको बताना है कि चौंगपा जो है क्या है। ये चौंगपा जो है आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चौंगपा जो है ये पठार क्षेत्र में निवास करने वाला एक जनजाति है। कहाँ पे निवास करता है, तो पठारों में निवास करने वाला ये जनजाति मुख्यतः जो है ये लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख के पहाड़ी भागों में जो है ये पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः जो है ये भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं, जिससे जो है ये पश्मीना नामक मतलब कि जो ऊन होता है उससे जो है यह तैयार करता है बकरियों से। और बकरियों से ये सारे जो है पाल करके मांस हुआ, वहाँ से ऊन हुआ, और तंबे के मतलब कि तंबू बनाने के लिए जो खाल का भी उसी से मतलब कि प्राप्त करता है बकरियों से। तो मुख्यतः इसमें क्वेश्चन पूछा गया था मेन रूप से क्या, कि चौंगपा क्या है। तो यह पठारी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष में चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, मतलब कि दिशाएं क्रमशः है। तो आपको जो है इस तरह से मतलब कि जो भारत का जो नक्शा होता है, तो आप लोगों को बताना है कि बताना है कि जो दिल्ली के सापेक्ष में आप लोगों को जो है चंडीगढ़ और जो है उत्तराखंड के बारे में बताना है कि किस दिशा में है। तो इस तरह से जैसे आप लोग मतलब कि एक तरह से बना मतलब यहाँ पे मान के चलिए दिल्ली है, तो दिल्ली यहाँ पे आपका चंडीगढ़ हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका हो गया चंडीगढ़ या पंजाब, यहाँ पे हो गया आपका उत्तराखंड। तो इस तरह से जो है दिल्ली से जो है आपका चंडीगढ़ किधर हो गया, दिल्ली के सापेक्ष में चंडीगढ़ आपका हो गया उत्तर और पश्चिम के तरफ हो गया। तो उत्तर और पश्चिम के तरफ हो गया आपका चंडीगढ़, और उत्तराखंड आपका इस दिशा में है। तो इधर से उत्तर और आपका पूरब की तरफ हो गया उत्तराखंड। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे आपका चंडीगढ़, यहाँ पे आपका दिल्ली। तो दिल्ली के सापेक्ष में आपका चंडीगढ़ हो गया किधर, उत्तर और पश्चिम के तरफ, और आपका देहरादून जो है उत्तराखंड की जो राजधानी है वो हो गया आपका किधर, उत्तर पूरब की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों के दुरुपयोग में योगदान देता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैटर के जो है दुरुपयोग में जो है योगदान देता है। तो इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग और उपयोग। जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें पदार्थों का जो नियमित लगातार रूप से जो उपयोग करते हैं, उससे क्या होता है, पदार्थों का दुरुपयोग में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसमें होता क्या है कि एक देश से बाहर स्थान बदलना। जो व्यक्ति जो है रहते हैं एक देश में, मान के चलिए भारत में रह रहे हैं, भारत से वह विदेश मतलब कि ऑस्ट्रेलिया चले गया, अमेरिका चले गया, तो यही क्या होता है, उत्प्रवासन मतलब कि यह उत्प्रवासन को जो है यह निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताइए आप लोग कि वह स्थान जहाँ चौंगपा
चोंगपा, अभी तुरंत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि चोंगपा जनजाति जो है मतलब कि पठारी भागों में निवास करते हैं तो अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो चोंगपा जनजाति जो मुख्यतः भेड़ और बकरियों का ही पालन करता है, तो वह जो भेड़ और बकरी रखते हैं यह क्या कहलाते हैं। तो इसको जो है लेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, लेखा। ये चोंगपा जनजाति जो है पठारी भागों में जो रहते हैं मूलतः जो है लगभग मतलब इसमें जो है कितने लोग रहते हैं, तो 5000 लोग मूलतः जो है इसमें मुख्यतः मतलब कि रहा करते हैं, किसमें, चोंगपा जनजाति के अंतर्गत। और ये लद्दाख में मुख्यतः पाया जाता है और भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं और उसे क्या कहा जाता है, तो लेखा कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण मतलब ईवीएस के शिक्षक की विशेषताओं के बारे में व्याख्या करते हैं कि ईवीएस के यदि शिक्षक है तो उसे क्या होना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षक होना चाहिए, उसके बारे में बताना है। जैसे विषय वस्तु संचारक, अधिगम सहजकर्ता, स्व अधिगमकर्ता और व्यवहार रूपांतरणकर्ता और विषय वस्तु संचारक। तो इनमें से आप लोग जैसे ऑप्शन पढ़े होंगे अधिगम सहजकर्ता, ऑप्शन नंबर 2। अधिगम सहजकर्ता क्या हुआ कि बच्चे जो सीख रहे हैं, बच्चे मतलब कि क्लास में जिस तरह से सीख रहे हैं उसमें जो है शिक्षकों की भूमिका होना चाहिए कि उस बच्चे को जो है जो आलोचनात्मक होती है, चिंतन होती है, समस्या समाधान के लिए उसे प्रोत्साहित करना। तो इस तरह के जो है ईवीएस के क्या शिक्षक का गुण होना चाहिए। कैसा, बच्चे यदि किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें सहभागिता दिखाना, उसके आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए उसे क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये अधिगम सहजकर्ता कहलाता है। इस तरह का पर्यावरण मतलब कि ईवीएस के शिक्षक का गुण होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सह अधिगमकर्ता। सह अधिगमकर्ता मतलब क्या हो गया कि उसमें जो है बच्चों के साथ साथ जो है शिक्षक की भी भागीदारी होना चाहिए, उसके साथ सहयोग की भावना होना चाहिए और छात्रों को सहयोग अधिगम में संलग्न होना चाहिए। छात्रों के जो छात्र जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो है मिल के उस कार्य को दोनों शिक्षक और छात्र मिलकर मतलब कि सहयोग पूर्ण भाव से करें। तो इस तरह से अधिगम सहजकर्ता मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद स्व अधिगम करता यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ईवीएस के शिक्षक का गुण होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। तो आपको बताना है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में जो है बज समूह का दायित्व क्या होता है, जो बज समूह है उसका क्या मतलब कि रोल होता है। तो इसमें जो है बज समूह जो होते हैं उसमें उसका रोल होता है, उसका दायित्व होता है कि छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। जो छोटे समूह है उसके कार्य को पूरा करने के साथ साथ क्या करना, उसे एक समस्या देना, यह बज समूह का क्या होता है, दायित्व होता है ईवीएस में। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, जंगल भ्रमण के दौरान सिमोन ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। जंगल में जब भ्रमण कर रहे थे तो सिमोन ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सिमोन ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। और सिमोन ने उसका लिए क्या अनुरोध किया कि उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती। सही बात है, प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। तो एक बार की बात है, जब जंगल में वो लोग भ्रमण करने के लिए गए तो सिमोन ने एक चमकीला रंगीन फूल का पौधा देखा। सिमोन ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि उसके लिए जो है बगीचे में उस पौधा को उखाड़ा जाए। अध्यापक ने उत्तर दिया कि हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ पौधा है और अगर इसे जो है उखाड़ लिया जाए, तोड़ लिया जाए तो इसकी प्रजाति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो शिक्षक जो है, अध्यापक जो है किस बात को दिखाना चाह रहे हैं उसी को आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है आपका, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। बिल्कुल सही बात है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का बिल्कुल विकास होना चाहिए क्योंकि मानव को समझना चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है। उसका जो है समय पर उसका जो है मतलब कि संरक्षण होना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, इस पौधे को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए। इस तरह का उसके अंदर जागरूकता का भाव होना चाहिए। उसके बाद है अगला आपका, मानव क्रियाकलाप के द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास।
उसके बाद अगला है आपका मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह की जागरूकता का विकास करना चाहिए। उसके बाद है डी नंबर पे पर्यावरण समस्या के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी का बोध का विकास। ये भी सही है। इस तरह से आपका जो है ए और सी और डी आपका ज़्यादा मतलब कि सटीक ऑप्शन है। तो इस तरह से पर्यावरण के प्रति जो है मतलब कि हम लोगों की जिम्मेदारी और जागरूकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा जो है उपयुक्त है। साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समस्या समाधान विधि जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो समस्या समाधान विधि में क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक पहले समस्या को पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद क्रिएट करके उसके बाद जो है एक भयमुक्त कक्षा का क्या करते हैं माहौल पैदा करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं समस्या समाधान विधि में, शिक्षक जो है पहले कक्षाओं में एक समस्या का क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उसके बाद एक जो है उसको जो है सॉल्व करने का कक्षा में जो है एक भयमुक्त जो है माहौल पैदा करता है। उसके बाद जो है शिक्षक उसे जो है अच्छे से समझाते हैं और अपने समझाने का प्रयास करते हैं और बच्चे जो है अच्छे तरह से उस समस्या का समाधान सीख पाते हैं और कर पाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और इस समस्या समाधान विधि में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इस प्रकार का मतलब कि समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को पता लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। रेवती जो है बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है कि बीज को किस प्रकार लगाया जाए, उससे किस प्रकार का पौधा होगा। तो इस तरह की बातें जो है उसको मतलब कि उसके अंतर्गत उसको डेवलप करना चाह रही है। तो रेवती को जो है निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो प्राकृतिक संसाधन जो पेड़ पौधे बीज है, तो ये कौन सा संसाधन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, मतलब कि एक ईवीएस का कक्षा है तो उसमें छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे क्या होगा बच्चों में, बहुत सारे प्रश्न पूछने से बच्चों में क्या फ़ायदा होगा, तो उन्हीं को आप लोगों को बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है छात्र प्रक्रियाओं को बेहतर से समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यदि प्रश्न पूछेंगे इससे बच्चे क्या होते हैं उस चीज़ को जो है अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से जो है समझते हैं और उसमें उसके जो चिंतन होती है उसके चिंतन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वामी नंदी के पास रहता है। स्वामी जो है नदी के पास रहता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो स्वामी जो है नदी के पास रहता है। भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदता, मतलब कैन जो है एक तरह से कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है जब हमारे पास नदियों में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए। तो स्वामी जो है नदी के पास ही रहते हैं और उनके मतलब कि भारी बारिश की वजह से पानी में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाता है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाता है। तो स्वामी के पिता क्या करते हैं, स्वामी के पिता पानी के लिए जो है पानी पीने के लिए जो है कैन खरीद लेते हैं। तो स्वामी जो है अपने पिता से पूछता है कि जब हमारे पास नदी का इतना सारा पानी है तो हम पानी पीने के लिए क्यों कैन खरीदने, मतलब कि आप क्यों खरीदे कैन। तो इस तरह इसमें जो है उससे स्वामी के पिता को उससे अपने बेटे को क्या जवाब देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वह जो है अपने बेटे से मतलब कि अपने बेटे को बताना चाहिए कि
बारिश के मौसम में जो है क्या होता है, पानी एकदम दूषित हो जाता है और वह पानी जो है पीने लायक बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इस बात को कह करके अपने पुत्र को जो है, अपने बेटे को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकता है। उसके बाद है प्रभावी विचार विमर्श क्या है। तो आपको बताना है कि प्रभावी विचार विमर्श क्या है। तो इनमें सारे ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि प्रभावी विचार विमर्श क्या होता है। पहला है मूल विषय से हट जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, आलोचना शामिल करता है, सर्वोत्तम दृष्टिकोण पहचानने में मदद करता है। तो सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब प्रभावी विचार विमर्श क्या होता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करने का मतलब क्या हुआ, इसमें समूह में जहाँ पे 2-4 लड़के मिल के 2-4 बच्चे मिल के छात्र मिल के यदि उसमें किसी बात विचार करते हैं तो वह क्या होता है कि अपने दृष्टिकोण को रखते हैं, फिर वह दूसरे के बातों को सुनते हैं, फिर अपने वक्त को रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रभावी विचार विमर्श होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कब? सहभागिता को प्रोत्साहित करता है और ये काफ़ी ज़्यादा सहभागिता को प्रभावी विचार विमर्श प्रभावित भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 में विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधे को पानी देगी। कुश ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लड़कियों गड्ढा क्यों नहीं खोद सकता। कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। मतलब कि कक्षा 5 के जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें विद्यालय में उसे बताया गया कि पौधा लगाना है। तो टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदना और लड़कियों को उसमें पौधा लगाना और पानी देना है। तो उसी में से कुछ ने इसका विरोध किया कि लड़कियों गड्ढा क्यों नहीं खोदेगा। इस तरह से बच्चे होते कि मतलब कि लड़का है तो हम काहे गड्ढा खोदेंगे, लड़की खाली पौधा लगाएगा। इस तरह का बच्चों के मन में मतलब कि प्रश्न आया और उस प्रश्न का मतलब कि शिक्षक के सामने रख दिया, एक तरह से उसका विरोध किया। तो इस मैटर को जो है शिक्षक किस प्रकार संबोधित करेंगे। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में है कि बच्चों से कहना चाहिए कि इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वह ऐसे क्यों सोचते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से शिक्षक का जो दायित्व बनता है उसमें मतलब कि वह बोल सकते हैं, बच्चों से वह कहेंगे कि इस चर्चा पर मतलब किस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों सोचते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। तो इसमें बताना है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक का संबंध है। तो किस चीज़ से व्यापक का संबंध है। पहला है आपका किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्र से। बिल्कुल सही बात है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक का अर्थ ही हो जाता है क्या, जो छात्र जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक प्रकार का शैक्षिक और एक गैर शैक्षिक होता है, यानी कि दोनों की वृद्धि से उसका जो है मतलब कि संबंध है। शैक्षिक में हो गया कि वह जिस तरह से कक्ष में पढ़ाई कर रहे हैं तो वह अधिगम सीख रहे कर रहे हैं, वो आपका शैक्षिक के अंतर्गत आ जाता है। और गैर शैक्षिक के अंतर्गत आ जाता है पढ़ाई से थोड़ा हट के खेल कूद, सांस्कृतिक और रीति रिवाज और सामाजिक गतिविधियों को सीखना और संस्कृति को सीखना, वो आपका जो है गैर शैक्षिक के अंतर्गत आ जाता है। तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो है यह निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत या व्यापक के रूप में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है। तो आप पहला है आपका तथ्यों की सूची बनाना, मतलब कि इसमें जो है एक तरह से अरेंज करना है कि आपको पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से आप लोगों को एक तरह से मतलब कि एक क्रम में आपको सजाना है। तो निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो है तथ्यों की सूची बनाएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 तथ्यों का सूची बनाएगा। उसके बाद जो है परिकल्पनाएं बनाना, फिर आपका जो सेकेंड मतलब कि क्या आ जाएगा परिकल्पना बनाना। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा अगला में डी, मतलब कि परीक्षण करना, उस चीज़ का क्या करना परीक्षण करना। फिर परीक्षण करने के बाद आपका आ जाता है क्या संवाद, उस विषय पर क्या करना बात करना, चर्चा करना
करना, संवाद करना। उसके बाद संवाद के बाद आ जाता है आपका जी, यानी कि अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करना। तो सबसे पहले आप लोग ए नंबर मतलब तथ्यों की सूची बनाएंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे आप लोग, परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एफ नंबर उस पर संवाद करेंगे, फिर उस पर संवाद के बाद आपका जी आ जाता, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करेंगे। तो ए सी डी एफ जी इस तरह से आपका जो एक क्रम में यह बनाया गया, तो इस तरह से आप लोग का होगा। तो ए सी डी एफ जी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो आपको बताना है कि ईवीएस के जो शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है, पहला आपका महंगी होना चाहिए, शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए और व्यक्तित्व होनी चाहिए। तो ईवीएस के शिक्षण हेतु जो प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होना चाहिए, वो हमेशा जो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि बच्चे की रुचि क्या है, उसकी उम्र के अनुसार, उसके समझ के अनुसार उसे वस्तुओं को, चीज़ों को पढ़ानी चाहिए। उसके मतलब कि अब 10 साल के बच्चे हैं, उसे जो है 20 साल की बातें बताना चाहिए, जो वह 20 साल में सीखेंगे उस चीज़ों को उसे 10 साल की उम्र में सिखाया जाए, तो यह जो मतलब कि उसके लिए जो सही नहीं होता। तो छात्र केंद्रित मतलब क्या होता है कि बच्चों के, छात्र के रुचि के अनुसार, उनके उम्र के अनुसार, उसके समझ के अनुसार चीज़ों को पढ़ाना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी अधिगम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीजों से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीज से बड़े आकार थे। अब दोनों बीज लाया, एक का छोटा था, एक का बड़ा था। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे, विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। तो इसमें से जो है वो अध्यापक पूछ लिया कि कौन सा बीज जो है बड़ा पौधा बनेगा। तो इसमें से बच्चे को मतलब क्या जवाब देना होगा, तो बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन सा बीज बड़े पौधे उगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बात है। एक ने छोटा बीज लाया, एक ने बड़ा बीज लाया, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा बीज से बड़ा पौधा बनेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए विद्यार्थी जो है इस बात का मतलब कि अपने जो है शिक्षक के सामने रखा कि बीजों को बो करके देखना होगा, बीज को बो कर करके देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। तो प्राथमिक स्तर के 1 to 5 के बच्चे होते हैं, उसमें जो प्रयोगात्मक जो कार्य होते हैं उसका क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, तो आप लोगों को मतलब कि बताना है। तो प्रयोगात्मक है, तो इसमें जो ऑप्शन में भी एक प्रयोगात्मक दिख रहा है, तो इस तरह से प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो प्रयोग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में भी आपका प्रयोगात्मक लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सवाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। तो सवाना जो है वर्गीकरण पढ़ाने के लिए गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों से बोला कि आप विभिन्न समूहों को, मतलब कि विभिन्न वस्तु है उनके पास, जो अलग अलग प्रकार की वस्तु है उनको जो है रखने के लिए समूह में कहा। तो रिद्धि ने क्या किया कि चाकू और सेब को एक समूह में रख दिया। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रख दिया। सवानों को क्या करना चाहिए, जो सवानों जो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, तो इसमें से सवानों को क्या करना चाहिए, जैसे चौथा ऑप्शन में है रिद्धि से कहना चाहिए कि वह समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा। तो जो रिद्धि थी तो उन्होंने क्या किया, चाकू और सेब को एक समूह में रख दिया था, तो इसीलिए वह उसी से, रिद्धि से ही पूछ लिया कि आप इस मैटर को, इस बात को समझाइए कि चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा। तो इससे क्या हुआ कि इससे क्या होगा कि सवानों को मतलब कि पता चलेगा कि बच्चे में किस तरह के जो होते हैं थिंकिंग होते हैं, किस तरह के उसके अंतर्गत चिंतन है, किस तरह से उसके अंतर्गत समझ है, इस चीज़ के बारे में वह समझाने के लिए इस मतलब की गतिविधि को रखा है बच्चों के सामने। तो इस तरह से आज हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन किए, बट समय कुछ ज़्यादा लग गया, तो थोड़ा ज़्यादा बोला गया मतलब कि लगभग क्वेश्चन में, प्रश्नों में, तो इसलिए समय कुछ अधिक लग गया है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।